Good evening guys, this is Gaurav. Welcome to online class of GChem. So students, today in this lecture we will discuss about the ionic compound and all that question we also discussed that comes in previous एग्ज़ाम. ओके, और जो बच्चों साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं. इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आयनिक कंपाउंड. क्या रहेगा बच्चों? आयनिक कंपाउंड, जो 10th क्लास का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है. इस टॉपिक के अंदर से आपके चाहे एस्टेट हो चाहे सीटेट हो, कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर एग्ज़ाम के अंदर. इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड. अब बच्चों आयनिक कंपाउंड को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने दो टर्म्स मैं क्लियर करना चाहूँगा. पहली टर्म होती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और जो सेकंड टर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. क्या रहने वाली है? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. पहले इन दो टर्म्स को हम समझेंगे, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इतना क्लियर? तो ये दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं. इनके अगर जिन बच्चों को ये क्लियर हो जाती हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी से. अब बच्चों देखिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है? आप लोग जस्ट अभी तक क्या बोलते आए हो कि एबिलिटी टू डोनेट. अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की तो हम लोग क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यही बोलते हैं. अगर बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो हम लोग क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन. एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग बोलते हैं. मगर एक्चुअल में ये एबिलिटी होती किसकी है? थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में एबिलिटी होती किसकी है. तो वो देखिएगा, जो एबिलिटी होती है वो होती है न्यूक्लियस की. किसकी होती है? न्यूक्लियस की. लेट अस सपोज हमारे पास क्या है? सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. तो ये 11 जो टर्म्स मैंने लिखी है, इसका मतलब क्या होता है कि इस सोडियम नाम का जो एलिमेंट है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन. इतना समझ में आया? अब देखिए, अगर मैं इसको सेल्स में डिवाइड करता हूँ तो क्या रहने वाला? 2 8 1. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में कितने आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन. इतना क्लियर? बहुत बढ़िया. अब ये कहता है कि ये जो 2 8 10 और 11 जो 11 इलेक्ट्रॉन है, ये किसने होल्ड कर रखे हैं? 11 प्रोटॉन ने. भाई ये प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होगी? कोलम्बिक फोर्स, या हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है. मगर क्या होता है, ये सोडियम के अंदर ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल होगी, ये सेकंड सेल होगी और ये कौन सी सेल होगी? थर्ड सेल. इसको रिप्रेजेंट किया के, एल और एम. अब जो एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है. इज इट क्लियर? दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छी बात. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एम शेल में घूम रहा है तो इन 11 प्रोटॉन की क्या बोलेंगे? पावर होगी यहाँ तक जाते जाते क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी. इतनी बात क्लियर? क्या बोलता है? 11 प्रोटॉन की जो पावर होगी यहाँ तक जाते जाते क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी, जिसके कारण जो ये 11 प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते. तो ये होती है बच्चों वो पावर. क्या बोलेंगे? पावर ऑफ न्यूक्लियस टू होल्ड द लास्ट इलेक्ट्रॉन. अगर वो कम पड़ जाती है तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा. क्या बोलेंगे? अब डेफिनेशन क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की? पावर ऑफ न्यूक्लियस. क्या बोलेंगे? पावर ऑफ न्यूक्लियस. इतना क्लियर? क्या करने की? पावर ऑफ न्यूक्लियस टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. अब ये डोनेट खुद नहीं करता, कोई न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो यहाँ से ले लेगा. इतना क्लियर? बहुत क्लियर. अब बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. किसकी बात करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. क्या बोलता है ये कि अभी हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया. कहते हैं अब कोई दूसरा न्यूक्लियस आया. लेट सपोज मैंने लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17. इज इट क्लियर? क्या है? 17. अब इस 17 से हमें क्या पता लगेगा कि जो क्लोरीन एटम है इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही क्या है? प्रोटॉन. ये बात हमें पता लगेगी. क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं इसको शेल्स में डिवाइड करता हूँ, के एल एम, फर्स्ट सेल में 2 8 एंड देन 7. क्लियर? अब बताइए ये जो
क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, एक्चुअल में हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होती है बच्चों, उसके अंदर एक रूल होता है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज गोज टू डिक्रीज। तो एटम का साइज क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे, ठीक है, और जो क्लोरीन है इसके पास 17 प्रोटॉन है। जो न्यूक्लियर फोर्स होगी, क्या बोलेंगे, जो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, जो न्यूक्लियस ने फोर्स लगाई है, क्या लगाई, न्यूक्लियस ने जो फोर्स लगाई उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो जो क्लोरीन की न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के साथ साथ, क्या बोलेंगे, इस 7वें इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के साथ साथ इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, अगर ये कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेता है 8वां इलेक्ट्रॉन तो उसको भी ये अच्छे से होल्ड कर पाएगा। इतना क्लियर। अब ये कहाँ से लेगा, ये क्लोरीन किसी सोडियम जैसे एटम से लेगा जिससे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं संभल रहा होगा। तो ये थी बच्चों इस न्यूक्लियस की पावर, क्या करने की, टू गेन इलेक्ट्रॉन। आई थिंक ये आप लोगों को दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। क्लियर। तो अब चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था क्या था, आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। अब पहले ये इसी एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर करूंगा। देखिए क्लोरीन ने यहाँ पे क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना बच्चों। अब ये सोडियम है, क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 1 डॉट बना दिया। ये बात किसने बोली, लुईस नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि किसी एटम के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर उतने डॉट बना दो। अब मैं क्लोरीन के ऊपर बनाऊंगा ऐसे ही। क्लोरीन के ऊपर कितने बनेंगे, आप लोगों ने अभी देखा था क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने वाले हैं। क्लियर। आप लोग डॉट बनाइएगा, मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। कितने हो गए, 4 एंड देन 5, और ये क्या रहने वाला है, 7th। इज इट क्लियर। तो जो क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, इस सोडियम को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। क्या दिखाया मैंने, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था किस तरफ मूव कर गया, वो क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास चला गया। क्लोरीन के किस सेल में जाएगा, KLM, ये M सेल में 8वें इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए जो सोडियम है उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद इसके ऊपर क्या आ गया, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम कैटायन बन गया। क्या बन गया, सोडियम कैटायन। तो यही क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन था, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा, या फिर क्लोरीन क्या अनायन बन जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए बच्चों, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गई, रिश्तेदारी बन गई। कहता है भाई तूने मेरा काम चलाया और मैंने तेरा काम चलाया। अब काम कैसे चलाया, हमारे पास एक रूल है, ऑक्टेट रूल। उसमें क्या बोलता है कि वही एटम स्टेबल होगा जिसकी लास्ट ऑक्टेट क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो सोडियम के पास क्या था, 281। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो इसकी लास्ट सेल कौन सी बन गई, ये बन गई। अकॉर्डिंग टू रूल के L सेल में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इज इट क्लियर। अब क्लोरीन ने क्या किया, 2 8 यहाँ पर लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, 8। तो ये भी तो क्या है, स्टेबल है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है आयन का एक्सचेंज करके, एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बताओ ये सबके क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अब जिस कंपाउंड में आप लोगों को आयनिक बॉन्ड मिलता है उन ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या बोलता है, देखिएगा इसकी डेफिनेशन, या फिर हम बोले तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मैं IC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आयनिक कंपाउंड को, तो आप लोग अपनी भाषा में लिखेंगे दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड से बनेंगे। अब आयनिक बॉन्ड कब बनेगा,
इसी के अंदर एक और पॉइंट स्टार लगा के नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, क्या लिखेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय, क्या बोलेंगे? विच आर फॉर्म्ड बाय नीटली क्लोज पैक्ड आयन ऑफ अपोजिटली चार्ज। इज इट क्लियर? अपोजिटली चार्ज का मतलब सोडियम के ऊपर क्या आया? पॉजिटिव आया, क्लोरीन के ऊपर क्या आया? नेगेटिव। ठीक है, अपोजिटली चार्ज। बताओ ये लाइन समझ आई? पहले लाइन में क्या लिखा मैंने? दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय आयनिक कंपाउंड। ये बच्चों जस्ट समझाने के लिए है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड मिलेगा वो क्या होंगे? आयनिक कंपाउंड होंगे। सेकंड लाइन में लिखा है मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर फॉर्म्ड बाय नीटली क्लोज पैक्ड आयन ऑफ अपोजिटली चार्ज। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? बच्चों ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी एटम्स की अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर ज़्यादातर होती है। मतलब ये एक सोडियम, ये एक क्लोरीन, ये सोडियम, क्लोरीन, और इस तरह से ये लंबा एक स्ट्रक्चर आपको रेगुलर अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ये रेगुलर अरेंजमेंट आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे और इनकी कोई ना कोई डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। ये स्क्वायर हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं और क्यूबिक भी हो सकते हैं। बोल रहा है, कहने का मतलब है कि इनकी कोई ना कोई डेफिनेट ज्योमेट्री भी होगी। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। क्लियर? विच आर फॉर्म्ड बाय नीटली क्लोज पैक्ड आयन ऑफ अपोजिटली चार्ज। अपोजिट चार्ज, एक कॉर्नर पे इसके क्लोरीन आ गया, सेंटर में सोडियम आ गया। इस तरह से ये कोई ना कोई अरेंजमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट। बच्चों मैं पॉइंट्स में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो कौन से कंपाउंड बनाते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या बोलता है? जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो कौन से कंपाउंड बनाने वाले हैं उसके बारे में देखिएगा। तो लिखेंगे आयनिक कंपाउंड आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, लिख सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर? मेटल एंड नॉन मेटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है बच्चों यहाँ का। बताओ इतना क्लियर हो गया? अब देखिए जो बच्चे मेटल होते हैं, क्या होते हैं? मेटल्स आप लोग एक साइड में ऐसे बना के एक थोड़ा आइकन बना सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ऐसे दूसरी तरफ बना लीजिएगा कहीं कि नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज होते हैं। बताओ इतना सबको क्लियर है ना? तो क्या बोला मैंने? नॉन मेटल के होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, मेटल के होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इतना क्लियर? अब एक फोर्थ पॉइंट बनाइएगा, तो बोलेंगे यहाँ पर कि एटम्स ऑफ अपोजिटली चार्ज, एटम्स होते हैं जो अपोजिटली चार्ज आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आर हेल्ड टुगेदर बाय कौन सी फोर्स? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये था बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ सबके क्लियर है नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये था बच्चों आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी करी है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने NaCl का एग्जाम्पल देख लिया, अब हम लोग लेके चलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। क्लियर? आप लोग सोल्व करेंगे कैल्शियम क्लोराइड के लिए और साथ में सोल्व करेंगे पोटेशियम क्लोराइड के लिए, और अभी मैंने एग्जाम्पल किसका लिया था? सोडियम क्लोराइड का। तो बच्चों 2 एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ और 2 एग्जाम्पल आप लोग करिएगा। ये ही एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मैग्नीशियम क्लोराइड की। क्लियर? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, क्लोरीन का होगा
17। तो इसके के एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 8 2। अब ये 12 रिप्रेजेंट करेगा 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 प्रोटॉन के पास इतनी पावर नहीं होती कि इस लास्ट वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको वो क्या कर सके, होल्ड कर सके। क्लियर। और जो क्लोरीन है हमें पता है इसकी न्यूक्लियर पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये इस 7th इलेक्ट्रॉन के साथ में एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है जबकि ये तो 2 डोनेट कर रहा है, तो ऐसे कैसे बॉन्ड बनेगा। बच्चों अगर आप लोग इस चीज़ें पजल हो रहे हो कि मैग्नीशियम के साथ, देखिए मैग्नीशियम क्लोरीन ऐसे बनना चाहिए या ये वाला स्ट्रक्चर ठीक होगा, बहुत बच्चे एग्जाम में यहाँ पर पजल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 की है। यहाँ पर वैलेंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैलेंसी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंख बंद करके। तो आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे, मैग्नीशियम कितने चाहिएंगे 1 और क्लोरीन चाहिएगा 2। तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप श्योर हो जाओगे कि मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से मैग्नीशियम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसके ऊपर 2 डॉट बनाऊंगा। मैं कितने डॉट बनाऊंगा, 2। एक क्लोरीन इधर बनाऊंगा और दूसरा क्लोरीन मैं इधर दिखाऊंगा, और इसके ऊपर कितने डॉट, 7 डॉट, मैं 7 डॉट इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। इतना क्लियर। इधर भी जो क्लोरीन है इसके ऊपर 7 डॉट बनाऊंगा। क्लियर, ये हो गया। अब बच्चों एरो का ध्यान रखना, एरो आप लोग इस तरह से दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने डॉट बनाए मैंने, 6 और ये 7। ठीक है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाला यहाँ मूव करेगा। इज इट क्लियर। एरो का ध्यान रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, मतलब इसके जो प्रोटॉन होगा, इसका जो न्यूक्लियर पावर होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, मैग्नीशियम गिव्स टू मैग्नीशियम 2+ और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का वो लॉस कर देगा। क्लियर। आप लोग क्लोरीन का दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, क्लोरीन प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर। और बच्चों बाद में ब्रैकेट लगाकर आप लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन थे। इतना क्लियर, बहुत अच्छी बात। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी आने वाली है वो रहेगी फिजिकल नेचर। क्या रहेगी, फिजिकल नेचर रहेगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बात करेंगे फिजिकल नेचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फिजिकल नेचर। तो क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड को मैं आईसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड आर जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है बच्चों, सॉलिड इन नेचर। इज इट क्लियर, सॉलिड इन नेचर। अब ये सॉलिड क्यों होते हैं, वही बात दोबारा से दोहराएंगे। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, क्या थी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर, बिटवीन, किसके बीच में थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज, बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में थी। इज इट क्लियर, चार्ज आयन, इनके बीच में 2 अपोजिट चार्ज, एक कटायन था दूसरा एनायन था। देखो बच्चों, जिसके ऊपर पॉजिटिव आएगा उसको क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव आएगा उसको हम बोलेंगे अनायन। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम बोलेंगे कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना क्लियर। और उन्हीं के कारण क्या होगा, देखिए ये कि फर्स्ट ए एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, ये बी एटम का न्यूक्लियस, यहाँ पॉजिटिव दिखा दिया। इसके इलेक्ट्रॉन को तो ये वाला होल्ड करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को ये वाला होल्ड करेगा। एक दोनों ना एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के रखते हैं, जिसके कारण वो अच्छे से बाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, बाइंड। और जिसके कारण जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। क्या होंगे, सॉलिड। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या रहेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थी इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे सेकंड की, जो रहने वाली है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताओ, इतना क्लियर है ना बच्चों। साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बनाते रहना, साथ क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो बीच में कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बाद में आप लोग को
बता दूंगा क्या उसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो लिखेंगे आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब रीज़न क्या रहता है बच्चों इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का? वो ये रहता है, लिखेंगे आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होगा? काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आयनिक बॉन्ड की जगह आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक इट। यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी। किस चीज़ के लिए? आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। इज इट क्लियर? ये आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। कोई और लाइन आपको अच्छी लगे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने सिंपल सा ही आंसर दिया है। क्या दिया है? आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इतना क्लियर। उसके बाद इसका रीज़न दे दिया कि आयनिक जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? क्या लिखेंगे कि आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यू टू आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और क्या लिखेंगे? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। और वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। टू ओवरकम दैट फोर्स वी नीड अ हाई या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, मगर मुझे आसान ये लगा तो मैंने ये लिखा है आप लोगों के लिए। इज इट क्लियर? तो ये था बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करेंगे थर्ड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहती है सोलिबिलिटी। क्या रहेगी बच्चों? सोलिबिलिटी। अब देखिए बच्चों, सोलिबिलिटी के अंदर क्या होगा? एक केमिस्ट्री का रूल है कि लाइक डिजोल्व लाइक। क्या बोलेंगे? लाइक डिजोल्व लाइक। इज इट क्लियर? क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास? सोल्यूबिलिटी। अब एक रूल है, इस रूल को मत भूलना। क्या बोलता है? लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई पोलर है, सोल्यूट है, ठीक है, या फिर बोले तो पोलर सब्सटेंस है, वो पोलर सब्सटेंस के साथ ही क्या होगा? डिजोल्व होगा। इज इट क्लियर? पोलर सोल्यूट किस में डिजोल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। अगर कोई नॉन पोलर है तो वो किस में डिजोल्व होगा? नॉन पोलर में। इतना ध्यान रखना। अब देखिए जो सोलिबिलिटी देखेंगे, NaCl की मैं बात करूं, जो कॉमन साल्ट होता है, ठीक है, हमें पता है एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पोल्स क्रिएट हो गए। क्या क्रिएट हो गए? पोल्स। जैसे ही मैं इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा, किस में डिजोल्व करूंगा तो ये दो आयंस में टूट जाएगा, Na+ और सेकंड क्या होगा? क्लोराइड आयन। इज इट क्लियर? अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं, किसकी बात करूं? मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो बोलेंगे Mg2+, क्लियर, और Cl नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि सोलिबिलिटी कैसी होती है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल किसके अंदर? तो लिखेंगे आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, और लिख सकते हैं इन वाटर सॉल्वेंट, वाटर एंड आल्सो पोलर सब्सटेंस, पोलर सॉल्वेंट, आल्सो इन पोलर सॉल्वेंट। ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? और बट अब ये इनसोल्यूबल किन में होंगे? नॉन पोलर में होंगे भाई, कॉमन सी बात है। बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब उसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, सच एज हमारे पास बड़ा ही फेमस एग्जांपल है बेंजीन का। किसका एग्जांपल है बच्चों? बेंजीन। और क्या होता है? इथर हो गया हमारे पास, बहुत है, एक्सेट्रा, बाकी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। हम दो ही याद रखेंगे, बेंजीन और इथर। इज इट क्लियर? तो ये थी बच्चों सोल्युबिलिटी। क्या थी ये? सोल्युबिलिटी। अब सोल्यूबल क्यों हुआ? क्योंकि जो सोलवेंट होता है बच्चों, क्या होता है? जो सोलवेंट होता है वो क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ओवरकम कर लेता है। क्या कर लेता है? जो सोलवेंट की हीट होती है, एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे? जो सोलवेंट की बच्चों हीट होती है वो क्या करेगी? ओवरकम कर लेती है। किसके ऊपर? ये क्या कर लेगी? ओवरकम कर लेगी किसके ऊपर?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना इनके बीच में, उसके ऊपर ओवरकम कर लेगी और उसको वीक कर देगी वहाँ पे, जिसके कारण वो दोनों सोडियम और कैटायन और एनायन होगा वो सेपरेट हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम बाय सॉल्वेंट हीट। लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका भी एक पॉइंट बना लेना बच्चों, ठीक है। तो लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम बाय सॉल्वेंट हीट, जो या फिर सॉल्वेंट एनर्जी, आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट हीट मैंने लिख दिया है। इतना क्लियर, अच्छे से क्लियर ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, उसके बाद हम टॉपिक को फिनिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर आप लोग को अच्छा भी नहीं लगेगा और बोर भी हो जाओगे, ठीक है। तो क्या बोलता है, बात करेंगे कनेक्टिविटी। किसकी बात करेंगे बच्चों, कनेक्टिविटी की। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर व्हेन इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, ठीक है। बट क्या होगा, इंसुलेटर होता है इन सॉलिड स्टेट। तो लिखेंगे इसकी कनेक्टिविटी की बात करेंगे, कनेक्टिविटी में देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड आर नॉट कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, या फिर लिखेंगे इन सॉलिड फॉर्म। आप लोगों की इच्छा है बच्चों, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। इन सॉलिड फॉर्म लिख दिया मैंने, बिकॉज अब लिखेंगे रीज़न भी तो लिखना है भाई, ये तो बता दिया क्या होता है, मगर क्या होता है, मगर ये बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या हुआ। बिकॉज लिखेंगे देयर इज़ नो फ्री आयन is available to move, अवेलेबल की स्पेलिंग शायद कुछ मिस्टेक आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अवेलेबल टू मूव बिकॉज ऑफ रिगिड स्ट्रक्चर होने के कारण जो कोई भी आयन होगा वो मूव नहीं कर पाएगा, या फिर आप लोग यहाँ छोड़ देंगे, सीधा लिखेंगे बिकॉज देर इज़ नो फ्री आयन टू मूव। क्लियर है, बिकॉज ऑफ रिगिड स्ट्रक्चर। आप लोग इसको अगर शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ये मैंने डिटेल में आप लोग को बता दिया कि एक्चुअल में होता क्या है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था वो सॉलिड होते हैं, और सॉलिड होने के कारण वहाँ पर कोई आयन फ्री नहीं होता है। क्लियर, बट कंडक्टर इन, इसको सेकंड पॉइंट बना लेना बच्चों, ठीक है। बट कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, इन दोनों स्टेट में क्या होगा, ये कंडक्टर होता है। क्योंकि बिकॉज वही सॉल्युबिलिटी वाला आप लोग यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम बाय किसके द्वारा, सॉल्वेंट हीट एंड आयनिक कंपाउंड, और जो आयनिक कंपाउंड होगा वो हो जाएगा आर डिसोशिएट इनटू आयंस, वो डिसोशिएट हो जाएगा बच्चों। डिसोशिएट का मतलब क्या होता है, टूटना। किसमें टूट जाएगा, डिसोशिएट इनटू आयंस में आप लोग लिख सकते हो आयंस विच आर फ्री टू मूव, जो कहीं भी घूम सकते हैं। और आप लोगों को पता है फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड करंट, ठीक है, विच आर फ्री टू मूव। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, यहाँ पर फिनिश होता है। क्या था ये, कनेक्टिविटी। क्या थी बच्चों, कनेक्टिविटी हमारे पास थी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस हेयर देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर। एंड यहाँ से हम लोगों ने सीखा है कि कैसे मेटल एंड नॉन मेटल जब भी आपस में रिएक्ट होते हैं वो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, जो रहता है आयनिक कंपाउंड। इज इट क्लियर। और साथ में सीखा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे मोस्टली यहाँ पर पजल होते थे, तो क्लियर है बच्चों। और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट वाला वो थी कंडक्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इज इट क्लियर। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को हम लोग यहाँ फिनिश कर रहे हैं।
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग के पास नेक्स्ट चैप्टर की या नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियो होगी वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए